वन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी माइक सब लोग अपना अनम्यूट कर लो, माइक चालू कर लो, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दोगे। मोहित का अभी तक रीनेम नहीं हुआ, क्लास सेक्शन बोलो मोहित, हम यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं। सर 9D। 9D। और रोल नंबर याद है? नहीं सर। एडमिशन नंबर? हाँ बोलो। 13,584। 13584, सही ना? चलो ठीक। तो लेसन 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम? जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े, तो हम लोग लेसन 2 आज से स्टार्ट करते हैं। उसमें कि होमवर्क बहुत कम लोगों का आया है। कुछ लोग पहले जब पीडीएफ के थ्रू पढ़ाई होती थी उस समय भेजे थे, इधर कुछ लोग भेजे, एक आध लोग, ज्यादा लोग का लेकिन नहीं आया। होमवर्क नहीं बनाओगे लोग तो फिर पढ़ाई करने का फायदा क्या होगा? तो कल तक में सबका लेसन 1 का जो भी होमवर्क है सब आ जाना चाहिए। क्लियर? सर क्या होमवर्क है? होमवर्क पीडीएफ जो भेजे हैं उसमें सारा होमवर्क लिखा हुआ है, नहीं तो फिर से पीडीएफ को भेज देंगे आज लेसन 1 का, ठीक है? यस सर, एक बार और भेज दीजिएगा सर। हाँ, ग्रुप पे डाल देंगे, उसको देख लोगे लोग। 3 दिन का क्लास था उसमें, तो तीनों दिन का अलग अलग भी होमवर्क है और ओवरऑल लास्ट में भी होमवर्क है, तो उसको देख करके पूरा कर लेना है। एक्टिविटी का अलग कॉपी बनाना है ना? हाँ, एक्टिविटी का अलग कॉपी बनाना है। 9th और 10th में 2 कॉपी होती है। एक तो हो गया थ्योरी के लिए, आपका जो नोट्स लिखवाया जाता है, मतलब जो पीडीएफ भेजे उसमें नोट्स भी है, और दूसरा उसी में क्वेश्चन आंसर भी लिखना है। और एक दूसरी कॉपी बनानी है प्रैक्टिकल की, वो किसी भी कॉपी पे नहीं बना लेंगे। मान लो अभी प्रॉब्लम है तो अभी बना सकते हैं, अब तो खैर मार्केट खुल रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, प्रैक्टिकल कॉपी खरीद सकते हैं और उस पे बना लेना है प्रैक्टिकल का, क्योंकि दोनों अलग अलग चेक होता है, दोनों पे अलग अलग मार्क्स भी है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो बोलो। चैप्टर 1 में जितना एक्टिविटी उसको लिखना है ना? हाँ, एक्टिविटी जितना है उसको लिखना है, और भी एक्टिविटी जो आप लोग के सिलेबस में है 9th क्लास का, वो हम टाइम टू टाइम पीडीएफ भेजेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको करते रहना है अपना ये पे कॉपी पे। यस सर। निशांत राज, ये भी बिना क्लास सेक्शन के लिखे आ रहा है। तो सेकेंड लेसन हम लोग का है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है कि इम्प्योर है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड लेसन में पहला लेसन मैटर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के मैटर के बारे में पढ़े, और अभी इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। तो अब ये अगर याद होगा तुम लोग को, तो लेसन 1 में हम लोग का जो मैटर क्लासिफिकेशन था वो फिजिकल बेसिस पे था, फिजिकल स्टेट पे। वो 3 एक्चुअली हम लोग का पढ़ना था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके अलावा 2 और स्टेट्स हम लोग पढ़े थे, प्लाज्मा और बीईसी, वो साइंस कंडेंसेट। तो वो जो पांचों स्टेट ऑफ मैटर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो भी हुआ मैटर के टाइप, लेकिन वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि मैटर को जब फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यानी 3 टाइप्स ऑफ मैटर हो गए, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। और जब ये मोहित 9D, मोहित यहाँ क्यों आ गए? तुमको मीटिंग करना है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के जो होता है यानी केमिकल बेसिस पे वो 2 टाइप में बांटा था, ब्रॉड जो 2 टाइप हो गए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, या इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्योर सब्सटेंस फिर दो टाइप के हो जाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एट द सेम टाइम मिक्सचर जो है हमारा वो भी दो टाइप का हो जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सब हाँ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट जो है वो आपको 3 टाइप्स के हो जाते हैं, मेटल्स, ये 8 क्लास में पढ़े हो गए, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। तो ये 3 टाइप हो गए एलिमेंट्स के। और कंपाउंड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो ये कंपाउंड के टाइप्स हो गए। अब कौन है, अब फिर आगे बढ़ते हैं तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो तो सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो फिर और 2 टाइप में बढ़ता है, वो हो गया सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो इन्हीं सब के बारे में ये छोड़ करके, यानी ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ये तो हम लोग ऑलरेडी लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। अब केमिकल क्लासिफिकेशन जो हुआ मैटर का, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस पूरे लेसन में। और आगे इस लेसन में ये भी पढ़ना है कि हम लोग अगर कोई मिक्सचर है तो उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करें, क्यों सेपरेट करें, कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। यही सब हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंसेस पे। अब ये क्लास 7 में भी पढ़े होंगे कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। कोई बताएगा आंसर? The substance which is made of one kind of particles is called substance. Only one Same kind of particles. अब यहाँ पार्टिकल्स जो हैं आप एक्चुअली 9th क्लास में ही पढ़ने को मिलेगा लेसन 3 में कि पार्टिकल्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि वो या तो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हो, या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने हो, या सेम काइंड ऑफ आयन से बने हो, तो उनको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। वैष्णवी सिंह कौन है? 11,615 एडमिशन नंबर। वैष्णवी इससे गलती से चला गया था। हाँ, ध्यान देना आगे से। तो क्योंकि एक पेरेंट्स का कंप्लेन भी आया था इसके बारे में, कोई बच्चा बॉय जो नो है सर, गलती से चला गया था। ठीक है, ध्यान देना आगे। तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वेदर इट इज एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन। एग्जांपल है, जैसे आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जितने भी हम लोग को मेटल्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। शुगर जो हमारे किचन में मिलेगा, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये सारे आपको प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। ये अलग बात है कि जैसे हम लोग जो नमक यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, उसमें आयोडीन मिक्स होता है, तो वो एक्चुअली 100% प्योर नहीं है, सोडियम क्लोराइड और आयोडीन का मिक्सचर है वो। अब आते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और है, नोट, ये जो नोट हम लिखे हैं इसको ध्यान से पढ़ोगे लोग और इसको जरूर नोट करोगे लोग। ए प्योर सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म, यानी कि इसका जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन तो मालूम है ना, जिससे बना है और जिसका परसेंटेज कितना कितना है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि सब जगह एक बराबर होगा, और होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस का मतलब ही होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और दूसरा जो हम लोग का टाइप है वो है इम्प्योर सब्सटेंसेस, और इट इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। तो द सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी उसमें या दो टाइप के एटम हो गए, या 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसमें एक चीज और है कि these components are mixed physically in any proportion but not chemically combined are called impure substances। यानी कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब जैसे इसका समझो डिफरेंस फिजिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन में।
मैसेज भेजे अभिषेक कुमार को, स्टॉप चैटिंग टुगेदर अदरवाइज आई विल रिमूव द कंसर्न स्टूडेंट फ्रॉम मीटिंग। अगर मैसेज आपस में चैटिंग हुआ तो जो जो उसमें जुड़ा रहेगा उन सबको बाहर निकाल देंगे, इसलिए ध्यान दोगे लोग। मेरे क्लास में ये सब नहीं होगा, पर्सनल चैटिंग नहीं करना है, जो भी मैसेज करना हमको करोगे डायरेक्ट। ओके सर। तो हम ये बता रहे थे कि फिजिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है। जैसे आप आयरन फाइलिंग यानी लोहे का बुरादा ले लिए एक बाउल में, और एक बाउल में सल्फर पाउडर ले लिए। सल्फर पाउडर आपको येलोइश कलर का होता है और आयरन फाइलिंग जो है वो आपको होता है ब्राउनिश रेड कलर का। तो अब उसको जब हम लोग दरवाजा बंद कर दो ना, दरवाजे हटा दो। तो जैसे वो दो बाउल्स हम लोग अलग अलग ले लिए और उसको अगर हम लोग मिक्स कर दिए, सिंपली क्या किए कि एक अलग बाउल लेकर के थोड़ा थोड़ा अमाउंट दोनों का लेकर के, किस का, आयरन फाइलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, तो उन दोनों को जब मिक्स कर देंगे और उसके बाद उस मिक्सचर में अगर हम लोग मैग्नेट ले जाते हैं तो आपका जितना आयरन फाइलिंग्स है वो सारा उसमें चिपक जाएगा और जो सल्फर है वो रह जाएगा। और जो आपका कलर दिखेगा तो कहीं पे ब्राउनिश रेड दिखेगा, कहीं पे येलो दिखेगा, सल्फर का भी कलर दिखेगा और ब्राउनिश रेड कलर भी दिखेगा। लेकिन उसी दोनों बाउल से अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा ले करके एक अलग बाउल में और उसको थोड़ा सा हीट कर दें, तो हीट कर देंगे तो क्या होगा, एक ब्लैक कलर का पेस्ट बन जाएगा। अब उसमें मैग्नेट ले जाने पे ना आयरन आपको अट्रैक्ट होगा, उसमें चिपकेगा, और ना ही सल्फर अलग होगा। तो अब दोनों तो मिक्सचर जो है कॉम्बिनेशन हुआ आयरन और सल्फर का ही, लेकिन पहले केस में क्या हुआ कि हम लोग सिंपली उसको फिजिकली कंबाइन कर दिए, तो उसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। वो जो मिक्सचर बना, जो कॉम्बिनेशन बना, उसमें आयरन का भी प्रॉपर्टी है और सल्फर का भी प्रॉपर्टी है। और जो दूसरी केस में जब हम लोग हीट कर दिए तो वहां पे उन दोनों के बीच में, आयरन और सल्फर के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी बदल जाते हैं। तो ये याद रखना है कि इम्प्योर सब्सटेंस जब भी बनेंगे तो उसमें फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो फिर वो इम्प्योर सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो प्योर सब्सटेंस बनेगा। अब आप एग्जांपल देख लो, एयर। तो एयर में आपको नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी अदर गैसेज हैं। अब सिंपली अगर हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनता है, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ। लेकिन यहाँ जो एयर में नाइट्रोजन भी है और एयर भी है, तो दोनों हैं लेकिन दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी चल रही है। नाइट्रोजन यूज करने वाला नाइट्रोजन यूज कर रहा है, ऑक्सीजन यूज करने वाला ऑक्सीजन यूज कर रहा है। उस तरह से सॉइल है, सॉइल में आपको ह्यूमस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, पीबल्स हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं है। जिसको जो अपना सब्सटेंस चाहिए वो सेपरेट करके निकाल सकता है। सैंड है, ब्लड, मिल्क, एलवाइज। अब ब्लड और मिल्क के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एलवाइज आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो एलवाइज में लिखता है कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। डिफिनेशन याद होगा अगर 8 क्लास का, यही डिफिनेशन था कि एलवाई इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। तो वो तो क्लियर उसमें लिख रहा है कि मिक्सचर है, यानी कि अगर हम लोग कॉपर और जिंक को मिला करके ब्रास बना रहे हैं तो कॉपर का भी प्रॉपर्टी है और जिंक का भी प्रॉपर्टी है, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, दोनों सिर्फ फिजिकली कंबाइंड हो रहे हैं। और इसीलिए जब भी प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होगा, और जब भी मिक्सचर होगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। ये एकदम गांठ बांध लो कि कंपाउंड होगा, सॉरी प्योर सब्सटेंस होगा, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, तो उसका एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होगा और मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं होगा। अगर हम पूछे वाटर का फॉर्मूला क्या है, सब लोग बता देंगे क्या होता है? H2O। वेरी गुड। लेकिन अगर हम पूछे कि एयर का फॉर्मूला बताइए, कौन कौन बताएगा एयर का फॉर्मूला? एयर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, इसलिए उसमें आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। अब जैसे वर्मिलियन नाम सुना है? नो सर।
हाँ, पर वर्मिलियन बोलते हैं सिंदूर। सिंदूर तो सुना होगा सब लोग। यस सर। हाँ, तो वो सिंदूर होता है और उसमें मरकरी सल्फाइड होता है। मतलब सिंदूर तो मिक्सचर हो गया, लेकिन जो सिंदूर का मेन कंपोनेंट होता है मरकरी सल्फाइड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मरकरी सल्फाइड नहीं जानते हैं तो वर्मिलियन जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। हो सकता है कि वो प्योर सब्सटेंस हो, लेकिन हम लोग उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट्स पे आते हैं हम लोग। किसी के आवाज आ रहा है, नॉइज। एलिमेंट्स पे आते हैं। अब एलिमेंट्स के बारे में भी आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, जो भी टीचर पढ़ाए होंगे। यस सर। Element is what? It is the simplest and purest substance which is made up of only one kind of atom. यानी कि सिंपलेस्ट है। अब उसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड से, वो चाहे फिजिकल मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो, उसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं। वाटर है आपके पास तो आप उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको और सिंपलर कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है तो उसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं। तो जो सिंपलेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। अब आपको 118 एलिमेंट अभी तक नोन है, उसमें से मैक्सिमम जो है 78-80 के आसपास मेटल्स हैं, 20-25 के करीब में आपको ये नॉन मेटल्स हैं और 5-6 आपको मेटलाइड्स हैं। अब एलिमेंट में जो सबसे मेन कैटेगरी है वो है हमारा मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, ये सब शॉर्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखो, पूरा डिटेल में तो आप 8 में पढ़े हैं और फिर 10 में पढ़ने को मिलेगा। तो मेटल्स आर, पहले तो ये जान लो कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल, लस्ट्रस, सोनरस, प्लांटिकन, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी को, वो मेटल्स होंगे। अब उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, लस्ट्रस है। उम्मीद है कि सब लोगों को इनका मतलब पता होगा। डक्टाइल क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है, सोनरस क्या होता है, लस्ट्रस क्या होता है, ये सब क्लास 8 का चीज है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इन सारे पॉइंट्स में तो बोलोगे, लोग मैसेज करोगे या पूछोगे, हम बताएंगे। अभी हम मान के चलते हैं कि सबको मालूम होगा। तो मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, लस्ट्रस है, जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मरकरी तो लिक्विड ही होता है। जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे ही मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, उसमें से एक है आपका मरकरी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी, भार सहने की क्षमता। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी भी हाई होगी, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई। दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मेटल्स। अब इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। एग्जांपल में आपको गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सोडियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, मतलब जितना आप मेटल का नाम याद होगा सब, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये सारे हमारे मेटल्स के प्रॉपर्टी हो गए। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पे। तो इसमें भी वही केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी है कि द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल्स अगर डोनर है तो नॉन मेटल्स जो है वो एक्सेप्टर्स हैं। तो द मेटल एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। पीयूष सिंह राजपूत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये तो एडमिट करने की। ओके, तो ये हो गया कि जो गेन करेगा वो नॉन मेटल हो गया। दीज आर जनरली नॉट मैलिएबल, मैलिएबल नहीं होंगे। बता ही देते हैं मैलिएबल यानी कि उसको पीट के पत्थर बनाने की क्षमता नहीं होगी, उसमें पीटेंगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। नॉन डक्टाइल यानी उसको खींच के तार नहीं बना सकते हैं। हालांकि कार्बन के जो पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक, उसको खींच के रस्सी बना सकते हैं हम लोग। नॉन सोनरस यानी कि उसको पीटने पे बेल का जैसा रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। नॉन लस्ट्रस, उसमें कोई खास किस्म की चमक नहीं होगी एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में एक खास किस्म की चमक होती है, हालांकि वो नॉन मेटल है। और डायमंड भी वो कार्बन का फॉर्म है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगा, डेंसिटी लो होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली
लो होगा। अच्छा, कोई ऐसा नॉन मेटल बता सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता हो? एनीवन? सर सल्फर का सर। नो। और कोई? डायमंड। डायमंड। वेरी गुड। डायमंड सर। इवन डायमंड और ग्रेफाइट दोनों, ये दोनों जो है कार्बन के फॉर्म हैं, और इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। डायमंड का तो इतना हाई होता है कि उसको हम लोग बोरर में, यानी कि जो पहाड़ों में छेद करके जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसकी बोरिंग का जो टिप होता है उस पर डायमंड को यूज करते हैं। और जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाले मशीन्स होते हैं, वहां पे ल्यूब्रिकेंट्स जब यूज करना होता है, ल्यूब्रिकेंट्स मतलब मोबिल ऑयल समझते हो लोग ना, जो फ्रिक्शन को कम करेगा, तो वहां पे अगर हम लोग मोबिल ऑयल यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो सारा टेम्परेचर के चलते पिघल करके गिर जाएगा। तो इसलिए उस वहां पे ग्रेफाइट पाउडर यूज किया जाता है। तो आपको ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, तो एक्सेप्शन को याद रखना है। अब इसके एग्जांपल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, आपको सल्फर है, फास्फोरस है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन हो ही गया, फ्लोरीन है, तो बहुत सारे इसमें भी हैं। नेक्स्ट वन इज मेटलाइड्स। मेटलाइड्स यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल का हो और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का हो, उसको मेटलाइड कहते हैं। तो हम लोग मरकरी को मेटलाइड कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मरकरी में तो बहुत सारे प्रॉपर्टी नॉन मेटल के होते हैं। नो सर। क्यों? सर क्योंकि केवल मेटल का वो शो करता है। नहीं, वो तो सर वो लिक्विड नॉन है। मेटल थोड़ी है। लिक्विड होता है, लिक्विड। तो लिक्विड होता है तो उसको नॉन मेटल क्यों नहीं कहें? ब्रोमीन भी तो नॉन मेटल है, वो भी लिक्विड है। सर उसका बाकी सारा प्रॉपर्टीज मेटल का है। बाकी सारे प्रॉपर्टी मेटल का है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मरकरी जो है वो आपको कह रहा है कि अनम्यूट में, इसको हम कहाँ म्यूट किए हैं कि अनम्यूट में पीयूष पांडे हैं। देखो समझ लो कि कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। जनरली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो मरकरी जो है वो मेटल लूज करने वाला एलिमेंट लूज है। कर। So it is metal, however it has some properties of non-metal, but it is metal. उसी तरह से हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। बहुत सारे लोग जो कुछ क्लासेस में प्रीवियस ईयर्स में बच्चे बोले कि सर हाइड्रोजन तो मेटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जी? तो सर वो तो इलेक्ट्रॉन लेता भी है और देता भी है। तो अब हाइड्रोजन जो है उसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि उसका एटम साइज इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इन सम कंडीशंस। तो मेटलाइट्स ऐसे हैं जो कि ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं जनरली और ना ही देते हैं। अब सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है आगे के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड लेसन में, कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है 14 होता है। इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी उसको उतना ही रिस्क है और 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी उतना ही रिस्क है। तो ये ना तो लेता है और ना ही देता है। अच्छा, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी नहीं है और पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। तो ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहे हैं, ये सारे जो हैं ये मेटलाइड हैं। कुछ प्रॉपर्टी इनमें मेटल का है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का है। अब इनका भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे आप मेटल अच्छा कंडक्टर है, तो अगर आपको कोई कहे कि आप घर पे बिजली का कनेक्शन लेना है तो वायर कैसा यूज करेंगे, तो आप जनरली प्रेफर करेंगे कॉपर वायर। कॉपर वायर उसका कंडक्टेंस अच्छा होता है। सिल्वर का सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो चूंकि बहुत महंगा होता है। एक्सपेंसिव होता है सर। हाँ, और तो हमारे इंडिया में तो वायर का कवर भी चुरा लेते हैं लोग, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं कोशिश करेंगे, कॉपर यूज करेंगे। या फिर एल्युमिनियम, अगर मान लो कॉपर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो एल्युमिनियम यूज करते हैं। आयरन का नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी रस्ट लग जाएगा, उसमें टूट जाएगा।
लेकिन अगर कोई कहे कि अब जो स्विचेज आपके घर पे लगे हुए हैं वो भी कॉपर के ही होंगे या ब्रास के बने होंगे, उसके अंदर का जो प्लेट है, लेकिन अगर उन स्विचेस के ऊपर हम लोग प्लास्टिक का ये जो कवर है, यानी जो स्विच हम लोग टच करते हैं वो बेकेलाइट का बना होता है, तो अगर वो प्लास्टिक का नहीं बना हो, इंसुलेटर का नहीं बना हो, तो स्विच यूज करना हमारे लिए मतलब लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि छुएंगे तो करंट आएगा। तो उसके लिए उसके ऊपर इंसुलेटर का कवर होना जरूरी है। तो ये तो हो गया कि मेटल का भी यूज हो गया और नॉन मेटल का भी यूज हो गया। अब ये मेटलाइड का क्या यूज? तो जिन लोगों के सेक्शन में 8 क्लास में पढ़ाए होंगे उसमें बताया भी होंगे, तो आपके जो भी टीचर पढ़ाए होंगे तो मेटलाइड का यूज बताए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अभी जो हम लोग जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हाँ सर मेटेलॉइड का यूज सर सिम कार्ड में होता है, चिप में होता है, पीछे सिलिकॉन में। हाँ, वही बताने जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो जितना भी अभी हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो या इवन टीवी हमारा है, इवन एसी जो है अब इन्वर्टर बेस एसी है, बहुत सारे आ गए हैं, स्मार्ट एसी वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज। अब हम तो एक फ्रिज देखे उसमें आप चिप लगा के गाना सुन सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में तो कोई वॉशिंग मशीन में FM रेडियो दे रहा है, इवन आपका जो कॉलवेल है उसमें भी एक से अलग अलग जितने बार दबाइए अलग अलग म्यूजिक आ रहा है। तो ये सारा कुछ संभव हुआ आईसी, एक कंपोनेंट होता है आईसी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसका फुल फॉर्म होता है आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर में आईसी यूज किया जाने लगा। मतलब 1st जनरेशन में वो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, और 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसी यूज होने लगा। तो वो जो आईसी बनता है, या आपके घर पे घड़ी होगी बहुत सारे लोगों के, वॉल क्लॉक होगा या रिस्ट वॉच होगा, तो क्वार्ट्ज एक लिखा होता है कि क्वार्ट्ज वॉच है, क्वार्ट्ज क्लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, डिजिटल वॉच है। तो ये सारे जो वॉच हैं उसमें आपको एक क्वार्ट्ज यूज हो रहा है, पत्थर क्वार्ट्ज होता है। अब वो जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन का बना होता है। अब तो सिलिकॉन ही क्यों चुना गया? क्योंकि सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ना तो करंट को पूरी तरह से रोकेगा और ना ही पूरी तरह से जाने देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो आईसी बना, आईसी का पूरा आपका सिलिकॉन का बना हुआ है। सोलर पैनल आपका आज डेट में जो भी दिख रहा है, किसी के घर पे लगा होगा या किसी के गाड़ी में लगा होगा, बहुत सारे सोलर पैनल प्लांट्स बन रहे हैं आजकल के, तो वो सारे जो है वो सिलिकॉन के बने हुए हैं। अब ये सिलिकॉन मेटलाइड है, ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यानी कि जो आपका कंप्यूटर पूरे एक घर के साइज का हुआ करता था और एफिशिएंसी लगभग नील, आज के डेट में कंप्यूटर आपके हथेली पे, अभी ये जो मोबाइल है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें मैक्सिमम सिलिकॉन यूज हुआ है, आईसी यूज हुआ है। उसी तरह से जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारे जो हैं आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होते हैं। तो मेटलाइड का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना मेटल्स और नॉन मेटल्स का है। ये लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ में जो कंफर्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, क्लास 8 में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट and bromine is the only non-metal which exists in liquid state at room temperature। अरे टेम्परेचर बढ़ा के तो हम लोग आयरन को भी लिक्विड में बदल लेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं सॉलिड, आपको मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। और 2 मेटल्स हैं गैलियम और सीजियम, इनको भी लिटरली लिक्विड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जैसे ही इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघल जाएंगे। अब अभी गर्मी के दिनों में तो हम लोग यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रह रहा है, तो ये बेचारे पिघल जाएंगे। तो इसलिए इनको लिटरली लिक्विड्स बोलते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअल लिक्विड्स बट दीज आर कंसिडर्ड एज लिटरली लिक्विड। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस के दूसरे पार्ट यानी कि कंपाउंड पे। अब देखो बहुत सारे लोग कंपाउंड में और मिक्सचर में कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो कि अब बोलेंगे कि आयरन ले लिए, सल्फर ले लिए, तो मिक्सचर हो गया, बोलते हैं मिक्सचर हो गया।
तो H2SO4 को मिक्सचर क्यों नहीं बोलेंगे, उसमें भी तो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हो गए। तो अंतर क्या है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे, नॉट फिजिकली, केमिकली कंबाइंड होंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग कंपाउंड। तो डिफिनेशन लिखा है, द प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 or more kinds are called compounds and it has a definite chemical formula. क्यों definite chemical formula? Because it is chemically combined. तो ये ध्यान देना, जैसे कि वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इतना, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मन किया हाइड्रोजन डाल दिया, जितना मन किया ऑक्सीजन डाल दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होते हैं। अब आप बताओ हाइड्रोजन क्या है? एक फ्यूल है ना? हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग रॉकेट्स में यूज करते हैं। तो ये फ्यूल है, यानी कि आग लगाएगा, कंबसन होगा उसका तो आग लगेगा उससे। और ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबसन, यानी कि हाइड्रोजन भी आग लगाने वाला और ऑक्सीजन भी आग लगाने वाला। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से बन गया वाटर। इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, यानी आग बुझाने वाला हो गया। तो जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो आग लगाने वाले हैं, और जो कंपाउंड बना, जो रिजल्टेंट, वो हो गया आग बुझाने वाला। तो प्रॉपर्टी बदल गया ना। लेकिन अगर हम लोग पानी में अगर चीनी को डाल दें, उसमें लेमन का जूस डाल दें, तो जो आपको मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर का भी प्रॉपर्टी होगा, शुगर का भी प्रॉपर्टी होगा और लेमन का भी प्रॉपर्टी होगा। दैट इज नॉट कंपाउंड, दैट इज मिक्सचर। ये मेन अंतर है दोनों में कि कंपाउंड जब भी बनेंगे तो केमिकल मेथड से बनेंगे और उनका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा, और मिक्सचर जब भी बनेंगे तो फिजिकल मेथड से बनेंगे और उनका प्रॉपर्टी उन सबका सम होगा। आगे हम लोग उसका डिफरेंस में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड का समझ में आ गया। अभी एग्जांपल आपको वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन सॉल्ट, ये सब और बहुत सारे एग्जांपल हैं आप लोग को। अगर बच्चों से बोलेंगे तो एसिड, बेस और सॉल्ट के 10-20 एग्जांपल दे देंगे। अब कंपाउंड जनरली 2 टाइप के होते हैं। अब हमारे पास 2-3 मिनट, एक आध मिनट बचा हुआ है, तो ये दोनों खत्म करके उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन से बना हो एक्सेप्ट कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा। लेकिन ये जो कंपाउंड है कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें देखो दोनों जगह ऑर्गेनिक ही लिखा गया। करेंगे अभी हम एग्जांपल, जैसे CO2, CO, ये जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इधर देखते हैं एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो, मिथाइल अल्कोहल हो, प्रोपाइल अल्कोहल हो, एल्डिहाइड, या जितने ऑर्गेनिक एसिड हम लोग जानते हैं, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स में होमोजीनियस और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। 2 टाइप के होंगे। अगर कार्बन से बने हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक। किसको छोड़ के? कार्बाइड्स को छोड़ के। अभी कार्बाइड्स का नाम सुनोगे, आम पकाने में यूज होता है। तो कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, दिट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हम लोग जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी कार्बन कंटेन करता है लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों में कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्लियर रखना है। तो यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे, और आगे का कल करेंगे। ओके सर। गुड बाय सर। PDF भेज दीजिए। हाँ, भेज देते हैं आज का PDF। फीडबैक भेजोगे लोग ग्रुप पे, क्लास में क्या कुछ और ऐड करना है, क्या 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 लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कमी है, वो सब जरूर भेजोगे लोग। ओके सर।